हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो ये रहा हमारा पास्ट पेपर 2024 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें वो कहता है कि आपको क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ। ये उसकी इक्वेशन जो मेन चीज़ थी वो तो मैंने लिख के रख लिया है, ठीक है। वो कह रहा है गिवन द यूनिटी फीडबैक, आपको फीडबैक सिस्टम नीचे दिया गया है। ये आपकी एग्जाम्पल नंबर 6.7 या 6.8 बनती है चैप्टर 6 की, ठीक है। तो वो कह रहा है कि आपको गेन नीचे दी गई है, डिटरमाइन करें कि कितने पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स आपके एग्जिस्ट करते हैं बच्चों क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के राइट हाफ प्लेन में, लेफ्ट हाफ प्लेन में और जे ओमेगा एक्सिस पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको जे ओमेगा एक्सिस का असल कंसेप्ट दूंगा जो पीछे काफ़ी दफ़ा हमारा मार खा चुका है, लेकिन उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग वो बिल्कुल ठीक कंसेप्ट था, ठीक है। लेकिन मेन जो कंसेप्ट है जे ओमेगा एक्सिस का आज आपको पता लगेगा इस क्वेश्चन के अंदर। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात, आपने ये चीज़ नहीं भूलनी, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनमें हमें मतलब कि इस एस को छोड़ना होता है और बाकी की इक्वेशन को उठाना था। वो चैप्टर 4 था सिर्फ, क्योंकि चैप्टर 4 में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ रखते हैं यार अपने पास नेचुरल रिस्पॉन्स रखते हैं। मीन्स के सिस्टम का जो एक तो होता है स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स और दूसरा होता है अपने पास नेचुरल रिस्पॉन्स, ठीक है। तो हमने नेचुरल रिस्पॉन्स रखना होता है, वहाँ पर हम इस एस को इग्नोर करते हैं, क्योंकि वो यूनिटी फीडबैक मतलब रिस्पॉन्स की वजह से जो हम उसको इनपुट देते हैं उसकी वजह से आया होता है ये एस। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है यार हार्वेज टेबल की, तो टेबल के अंदर इस एस को भी बीच में कंसीडर किया जाएगा। लिहाजा हम इसकी जो डिनोमिनेटर है उसकी इक्वेशन लिख लेते हैं पी ऑफ एस के नाम से। देखें पी ऑफ एस आपके पास क्या आ जाएगा, ये एस अंदर मल्टीप्लाई करवा के लिखते जाएं, एस 8 आ जाएगा, ठीक है। प्लस सबकी मतलब एक एक पावर बढ़ जाएगी, 5 एस 7 प्लस 12 एस 6 हो जाएगा। और ये आपको यार पता ही है, ये सारी मैं मल्टीप्लाई करके आपको डायरेक्ट इक्वेशन दिखाता हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना आपका। तो हाँ, तो बच्चों देख सकते हो मैंने आधे से काम ज़्यादा इसी मतलब वीडियो फास्ट में कर दिया है। तो देखें ज़रा, इसकी इक्वेशन मैंने बना दी, एस से मल्टीप्लाई करवा के डिनोमिनेटर इक्वेशन लिख ली। दूसरे नंबर पे मैंने स्टेबल के जो मतलब के पावर्स, नंबर ऑफ रोज से स्टार्ट कहाँ से होते हैं वो मैंने सारे मेंशन आउट कर दिया। हायर पावर से लेके हमने 0 पावर तक जाना होता है, यानी कि कांस्टेंट टर्म तक, तो वो मैंने यहाँ पे कर दिया, सारी नंबरिंग कर दिया। अब हम इसके वेरिएबल्स लिखेंगे। मैंने आपको बताया था हमेशा जो डिनोमिनेटर की इक्वेशन होती है वो आपको क्या करती है, फर्स्ट 2 रोज के नंबर्स दे देती है। जो फर्स्ट रो होती है बच्चों वो क्या करती है, आड मतलब के पोजीशन पे नंबर्स पड़े होते हैं, आड पोजीशन पे आपके नंबर्स पड़े होते हैं, वो यहाँ पे पुट हो जाते हैं। देखो आड नंबर पे ये देखो ये पहला नंबर है, पहला कांस्टेंट है, यानी आड कांस्टेंट जो कांस्टेंट आड पोजीशन पे पड़े होते हैं ना वो पहली रो में पुट हो जाएंगे और इवन पोजीशन वाले दूसरी रो में। फिर आगे हम थ्रू इसके मेथड के इसको सॉल्व करते हैं। मैं एक रो आपको फाइंड आउट करके दिखा दूंगा, ठीक है। फिर बाकी यार मैं आपको बस वो नंबर्स लिख के दूंगा, क्योंकि अब आप ये प्रीवियस में सीख के आए, मैं अब आपको बार बार यहाँ पर नहीं पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर सकता। देखें तो इनको नंबरिंग दे रहा हूँ। देखो ये तीसरा नंबर हो गया, तीसरे नंबर का कांस्टेंट, ये चौथे नंबर का कांस्टेंट। आपने ये जरा गौर से देख लेना कि एस की पावर्स का जो ऑर्डर है ना वो ठीक होना चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है एस 8 के बाद डायरेक्ट एस 6 लिखी होती है, 7 का वेरिएबल मौजूद ही नहीं होता, 0 होता है। तो आपने ना पहले इसकी ऑर्डरिंग चेक कर लेनी है, सही पोजीशन में जा रही हो, 8 7 6 5 4, यानी कि कोई मिसिंग नहीं होनी चाहिए, फिर आप सही इसकी इक्वेशन लिख पाएंगे। ये तीसरे नंबर पे है, ये मेरे पास दूसरे नंबर पे है, ये पहले नंबर पे है, और ये मेरे पास है, और ये मैंने उल्टा कर दिया, क्या हो गया, ये 5वें नंबर पे था, सॉरी, ये 6ठे नंबर पे, ये मेरे पास 7वें नंबर पे, और ये 8वें नंबर पे। ठीक हो गया जी, वो मैंने इसकी पावर्स में चला गया था असल में। तो ये मैंने सारी नंबरिंग दे दिया। अब आपने पहली रो के अंदर क्या करना है, आड पोजीशन, यानी कि आड पोजीशन पे जो कांस्टेंट पड़े हैं वो लिखने हैं। आड पोजीशन पे 1 3 5 7 बनती है, तो 1 पे क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है। 3 के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, 12 पड़ा हुआ है। 5 के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, 45 पड़ा हुआ है। 7 पोजीशन पे क्या पड़ा हुआ है, 82। उसके बाद कोई नंबर ही नहीं है, डेट्स बस यहीं पे स्टॉप। अब दूसरी जो आपने मतलब के रो लिखनी है वो इवन पोजीशन वाले कांस्टेंट लिख देने हैं। दूसरे नंबर पे क्या पड़ा हुआ है, 5। इवन नंबर्स बच्चों क्या होते हैं, 2 4 6 8, आपको इतना तो पता ही होगा। तो चौथे नंबर पे क्या पड़ा हुआ है, 25। छठे नंबर पे क्या पड़ा हुआ है, 50, और 8वें नंबर पे पड़ा हुआ है 60। तो हमारा काम डन हो गया, हमने 2 फर्स्ट रोज बना ली। अब मैं आपको इसका तरीका बता देता हूँ यार कि कैसे आपने नेक्स्ट रो को इसी 2 रोज की मदद से ना, मैं आपको बताता हूँ जिस रो को आप फाइंड आउट करना चाह रहे होते हैं उससे ऊपर वाली 2 रोज हमेशा फिक्स हो जाती है। ये आपके माइंड में टिक लगा होना चाहिए कि ये 2 रोज फिक्स हैं। ये आपको समझाने के लिए मैं टिक लगा रहा हूँ। तो आप ये कैसे मालूम करोगे, नीचे वाला ये आपको मैं ना रफ में करके दिखाता हूँ। मुझे एक और रजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी, ज़रा वेट कीजिएगा। तो ये ज़रा गौर कीजिएगा, मैंने ये एक और रजिस्टर ले लिया। अब S6 को हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। मेरी बात ज़रा गौर से सुनिएगा बच्चों, इसके हर वेरिएबल को टोटल इसमें 4 नंबर हमने फाइंड आउट करने हैं इस इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो इसके हर मतलब के जितने भी 4 के 4 नंबर है ना, इन सब के लिए इतना पार्ट तो आपका मतलब के इसका फार्मूला जो होता है ना, मैं फर्स्ट नंबर अगर फाइंड आउट करना चाहता हूँ, सेकंड नंबर, फिर फोर्थ नंबर, वहाँ तक जाऊँगा ना, थर्ड, फिर फोर्थ। एक मैं आपको टोटली तौर पे बता देता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाए। फर्स्ट नंबर के लिए बच्चों क्या फार्मूला होगा, देखें बाहर माइनस होता है और ये हमारे पास आ जाता होता है इस तरह से, मॉड डिवाइडेड बाय एक नंबर से आप हर फार्मूले में डिवाइड करोगे। ये लिखने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये जगह थोड़ी ज़्यादा ले रहा है, तो लिहाजा लिखने नहीं होगा। देखो
क्या चीज़ें मतलब कॉमन रहेंगी हर नंबर के लिए। बच्चों ये 4 टोटल नंबर है, इनके फार्मूलाज में कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन रहेंगी। वो क्या है, देखो जिस रो को आप फाइंड आउट कर रहे हो ना, उसके हर नंबर को फाइंड आउट करने में उसका फार्मूला ये होगा, माइनस होगा, बाहर माड होगा और बटे में एक नंबर से डिवाइड किया जाएगा हर दफ़ा। वो क्या होगा, बटे वाला नंबर मैं बताता हूँ हमेशा कांस्टेंट रहता है इसके लिए, मतलब जिस रो को फाइंड आउट कर रहे होगे उसके लिए कांस्टेंट रहेगा। जिस रो को आप फाइंड आउट कर रहे हो उससे ऊपर वाली रो का पहला नंबर आपका बटे में हमेशा आएगा। आ गई समझ, बात आ गई है ना समझ में, यही चक्कर है। और इसकी पहली जो यानी कि ये जो पहला कॉलम है मार्ड का, ये भी कांस्टेंट रहता है, हर रो के लिए यही होगा। तो देखो हर रो मतलब कि जिस रो को आप फाइंड आउट करोगे उसके ऊपर वाली 2 रोज का पहला कॉलम वो बनता है 1 और 5। अब देखें ये इसी तरह से बच्चों सेकंड नंबर के लिए भी यही होगा, यानी कि सेकंड नंबर के फार्मूले में भी यही आएगा, माइनस मार्ड पहला कॉलम कांस्टेंट होगा, ठीक है, यानी कि ऊपर वाली 2 रोज का पहला कॉलम और बटे में ये वाला नंबर, ठीक है। इसी तरह से थर्ड नंबर के लिए, फोर्थ नंबर के लिए, ठीक है, सबके लिए इतना फार्मूला कांस्टेंट होगा, मतलब कि सेम टू सेम होगा। ओके हो गया। अब जरा गौर देखें, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या आएगा। मैं अगर इस नंबर को फाइंड आउट करना चाहता हूँ ना, तो मैंने इससे नेक्स्ट नंबर के लिए देखो मैं इस नंबर को फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो इससे नेक्स्ट नंबर वाले ऊपर वाले 2 नंबर्स ले लेने हैं इसके फार्मूले में, ठीक है, ये चक्कर होता है। यानी इसके फार्मूले में आ जाएगा 12 और 25। अब जब ये वाला नंबर फाइंड आउट कर रहा हूँ तो इससे नेक्स्ट नंबर के ऊपर वाले 2 नंबर्स मैंने ले लेने हैं, ये फार्मूला होता है, ठीक है। यानी यहाँ पे आ जाएगा 45 और 50। अब जब मैं थर्ड नंबर फाइंड आउट कर रहा हूँ तो मैंने फोर्थ नंबर के ऊपर वाले 2 नंबर थर्ड नंबर के फार्मूले में ले लेने हैं, ठीक है। आगे समझ बात। अब देखिए फोर्थ नंबर का फार्मूला भी इसी तरह, यहाँ तक तो सेम ही होना था, माइनस मार्ड 1 5 और बटे में 5, ठीक है, इतना तो सेम ही रहना था। बट यहाँ पे क्या आएगा, फोर्थ नंबर से तो आगे कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसके ऊपर अगर नंबर देखे जाए एग्जिस्ट ही नहीं करते। जब ऐसा होता है तो वहाँ पे आप 0 0 पुट कर देते होते हो, ठीक है, ये चक्कर होता है। अब आप इन सबको फाइंड आउट करो थ्रू कैलकुलेटर। तो कैलकुलेशन आपको एक करके दिखाता हूँ ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए। देखो इसकी कैलकुलेशन करते हैं, आपको पता है पहले ये 2 नंबर डायरेक्ट मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये आ जाएगा 25, फिर सेंटर में माइनस होता है, फिर ये 2 नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, 12 5 पर 60 होता है। तो बटे में आपके पास 5 है, इसको आप सॉल्व करेंगे, -25 + 60, तो -25 + 60 कितना हो गया, 60। 60 में से हमने माइनस किया यार 25 को, तो 35 बचेगा। हाँ 35/5, 35/5 आ जाएगा 7। तो ये बच्चों पहला नंबर आपका 7 आ रहा है, ठीक है। मैं फिर भी एक दफ़ा क्लैरिफाई और वेरीफाई भी कर देता हूँ इस मतलब के फार्मूले को। नेक्स्ट रो के लिए ना मैं आपको क्लैरिफाई करवाऊंगा। तो बच्चों ये तो 7 आ गया। नेक्स्ट ये मैं आपको कैलकुलेशंस करके बताने लगूँ क्या आता है, सब नंबर्स बता देता हूँ। तो देखिए बच्चों ये मैंने इंटायर रो की कैलकुलेशन कर ली है, ठीक है जी। ये मेरे पास इसके नंबर आ रहे हैं, 7 आ रहा है, 35 आ रहा है, 70 आ रहा है और उसी के साथ साथ 0 आ रहा है। अब आप इस इंटायर रो को यार थोड़ा इजी बनाने के लिए क्वेश्चन को आप किसी नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है, इट डज़ नॉट मैटर। तो इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए मैं इसको 7 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, इंटायर रो को। यहाँ पे रह जाएगा 1, 7 मतलब कि 7 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 1 रह गया, इसको 7 से डिवाइड किया यहाँ पे 5 रह गया, इसको 7 से डिवाइड किया यहाँ पे 10 रह गया और आगे है ही 0। और ऊपर वाली रो को भी मैं थोड़ा इजी अभी बना लेता हूँ, पहले मुझे करना चाहिए था लेकिन चले यार को नहीं किया, इससे कोई मतलब क्या फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट रो के लिए आपके लिए कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो इसको मैं 5 पे पूरी रो को डिवाइड कर देता हूँ। देखो ये आ जाएगा यहाँ पे 1, यहाँ पे आ जाएगा 5, 5 बार 25 होता है, यहाँ पे 5 रह जाएगा, यहाँ पे 10 रह जाएगा और यहाँ पे कितना रह जाएगा, 5 12 बार 60 होता है। तो ये आपके पास आ गई है 2 रोज, ठीक है। अब आपके लिए S5 के लिए आपको पता है ये 2 रोज फिक्स हो गई हैं, ठीक है, ऊपर वाली आपकी फ्री हो गई है। अब फार्मूले में क्या होगा, जो बटे में नंबर होगा बच्चों आपको पता है, मैंने जैसे कि मार्ट का फर्स्ट नंबर का मैं फार्मूला बता देता हूँ, बाकी अब आपने खुद इनके लिए कैलकुलेशन कर लेनी है। देखें फर्स्ट नंबर के फार्मूले में आएगा, मुझे लग रहा है ये वाली एंटायर रो 0 होने वाली है, लग रहा है मुझे, पर हम फिर भी कैलकुलेशन करके देखेंगे। देखें इसका जो फर्स्ट नंबर होगा ना उसके लिए ये फार्मूला होगा, देखो हर नंबर के लिए जो कॉमन चीज़ होगी मतलब कि वो मैं आपको बता देता हूँ। देखें फर्स्ट कॉलम ऊपर वाली 2 रोज का कॉमन होगा 1 1 और बटे में आएगा जो जिस रो का आप फाइंड आउट कर रहे हो उससे ऊपर वाली रो का पहला नंबर जो कि 1 है, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये इतना फार्मूला कॉमन रहेगा। अब आगे की बात करें यहाँ पे क्या आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। इस नंबर को फाइंड आउट कर रहे हो तो इससे अगले नंबर के ऊपर वाले 2 नंबर आपने लिख देने हैं जो कि 5 5 आता है, ठीक है, ऐसे आ जाएगा, ये चक्कर होता है सारा। तो अभी मैं इसको यार सॉल्व करता हूँ और आपको बताता हूँ अगली रो हमारे पास क्या आती है। मुझे वैसे लग रहा है ये सारी 0 होने वाली है, फिर भी हम देखते हैं। तो देखो तो बच्चों यहाँ पे यार क्या हुआ है, यहाँ पे हमारे पास इंटायर रो तो 0 नहीं हुई, यहाँ पे एक नंबर अभी भी एग्जिस्ट करता है। मैंने इसकी सारी कैलकुलेशन करके देखी है, ठीक है, एक नंबर अभी भी बचा है। इसमें आ गया है हमारा सेकंड केस, ठीक है। सेकंड केस आपको याद होगा जिसमें क्या होता है, फर्स्ट नंबर अगर 0 हो जाए तो वहाँ पे हम एक कांस्टेंट अप्रॉक्सीमेटली रख लेते हैं कि एक कांस्टेंट होता है ई के नाम से जाना जाता है जो 0.005 उसकी वैल्यू होती है, अप्रॉक्सीमेशन ये 0 ही होता है। तो यहाँ पे हम उसको रख लेते होते हैं क्योंकि हम जब किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसकी जगह हमें यही चाहिए होगा। अब जब इसको हमने यहाँ पे रखा तो ये हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन में चला गया, ठीक है।
तो अब मैं इसकी नेक्स्ट रो को फाइंड आउट करूँगा, यहाँ पे ई रख दिया, बस इतनी सी बात थी। अब आपको पता है इस रो को फाइंड आउट करने के लिए ये दो रोज़ फिक्स हो जाएंगी, ठीक है, ऊपर वाली फिर से फ्री हो गई। अब ये दो रोज़ फिक्स हैं और अब इसकी बात की जाएगी। तो इसके नंबर्स भी आपको पता है कैसे फाइंड आउट करने, जैसे मैंने फार्मूले में बताया। बस आपने ई की कैलकुलेशन नहीं करनी, आपने उसकी वैल्यू नहीं पुट करनी, बस आपको ई को वेरिएबल रखना है, ठीक है। अभी हम S4 को फाइंड आउट करेंगे। अभी तक हम थर्ड केस में नहीं गए, क्योंकि थर्ड केस का क्या चक्कर है कि एंटायर रो जीरो होनी चाहिए, इसमें अभी तक एंटायर रो जीरो नहीं हुई, ठीक है। तो लिहाजा अगर ऐसा होता है बच्चों इस केस के अंदर, मतलब ये क्वेश्चन के अंदर आपका एंटायर रो जो होल जीरो होने से आपको पता चलता है कितने कहाँ पे होंगे, तो अगर वो आपका कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर नहीं होता, मैं आपका अलहदा से क्लियर करवा दूंगा एक और क्वेश्चन करके, ठीक है, मसला नहीं है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसके ये वाले नंबर्स फाइंड आउट करता हूँ क्या क्या आते हैं मेरे पास। तो देखो बच्चों मेरे पास ये इसके मतलब के यहाँ पे आ गए हैं, देखें ज़रा गौर करें क्या आ गया। मतलब मेरा कहने का ये है कि इसकी वैल्यूज़ देखें, ये नंबर्स मेरे पास आ रहे हैं इसके, ठीक है, 5 10 ई -12 डिवाइडेड बाई 0 0, ठीक है, इस तरह से आ रहे हैं। अब क्या होगा, मुझे नेक्स्ट को फिक्स करना होगा इन दो रोज़ को और ऊपर वाली फ्री कर दूंगा, ठीक है। अब इनको फाइंड आउट करूँगा तो देखते हैं अब हमारे पास क्या आता है। तो हाँ, तो बच्चों देखो इसकी कैलकुलेशन की है तो ये मेरे पास इसकी एस क्यूब की मतलब पूरी एंटायर रो आ रही है। अभी तक वो वाला केस नहीं आ सका, यहाँ पे केस 3 अप्लाई नहीं हो रहा, जे ओमेगा का कोई चक्कर ही नहीं है अभी तक। तो लिहाजा अभी तक तो ये केस ऐसे ही चलेगा, ठीक है। हम देख लेते हैं क्या चक्कर चलता है। अभी तक तो यहाँ पे यही साबित हो रहा है एंटायर रो जीरो नहीं हो रही, ठीक है। मेरी कोई कैलकुलेशन में अभी तक मिस्टेक तो नहीं नज़र आ रही, होती तो मुझे पता चल सकता था, ठीक है, कि हाँ एंटायर रो अभी तक जीरो नहीं आई। अब मैं इस रो को जब फाइंड आउट करूँगा तो ये दो रो फिक्स हो जाएंगी। तो मैं इसको फाइंड आउट करके आपको बताता हूँ इसका क्या मेरे पास आता है। तो बच्चों ये थोड़ा ऑक्सफोर्ड सा लग रहा है कि ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा। ये मेरा होल नंबर जो है ना, ये पहला नंबर है, ठीक है, पहली रो का पहला नंबर आ गया। ये बाकी सारी एंटायर रो जीरो है, बस ये वाला नंबर मेरे पास एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा लग रहा है अजीब सा, लेकिन आपको इससे कह लें कि एडजस्ट करना पड़ेगा। अब इसको मैं ऐसे मतलब सॉल्व नहीं ना अभी कर सकता, सॉल्व तो हम तब करेंगे जब ई को कोई वैल्यू देंगे। 0.005 ही दे लेंगे, क्योंकि हमने ये प्रूफ किया था कि इसको चाहे पॉजिटिव दो या नेगेटिव दो, ये हमें दोनों केसेस में नंबर ऑफ जो पोल्स होंगे वो एक जैसे ही लाके देगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। जब हम इस रो को फाइंड आउट करते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखें ये इससे जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो चुका होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और बटे में यही टर्म होगी। तो हमारे पास सेंटर में माइनस और एक और माइनस, तो ये 12 आने वाला। देखो इतनी कैलकुलेशन बंदे की तेज़ हो जाती है प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। उसके बाद बाकी सारे नंबर जीरो ही आने वाला, इतना मुझे पता है। तो ऐसे आ जाएगा। अब जब हम नेक्स्ट रो को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो वो एंटायर रो जीरो हो रही है। अब ये केस जाके यार समझ में नहीं आ रहा, देखो कैसे। अब मुझे यहाँ पे आके थोड़ी कहने कैलकुलेशन में अब मिस्टेक कहने पता चलेगा कि एस जीरो के ऊपर एंटायर रो अगर जीरो हो जाती है तो यहाँ पे तो केस ही स्टॉप हो गया। ये एंटायर रो अब जीरो हो रही है, कैलकुलेशन आप करके देख सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। देखो बाकी तीनों नंबर जीरो तो आने ही आने हैं। इस नंबर की बात करूँ तो ज़रा गौर करें कि यहाँ पे जब मैं इनको मल्टीप्लाई किया, मेरे पास मतलब इस तरह से कंडीशन थी ना, ये ऊपर वाली दो रोज फिक्स थी, तो ये 12 - 10 ई ओवर 5 जीरो से मल्टीप्लाई होकर ये तो जीरो हो गया, सेंटर में माइनस आया, ठीक है, और ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई हुआ और बटे में भी इसी से डिवाइड किया गया, तो ये पूरा होल कैंसिल हो गया और हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पे एस जीरो के ऊपर जाके हमारे पास होल रो जो है वो जीरो हो चुकी है। तो अब ज़रा आपने ज़रा गौर करना है, इसका मतलब जे ओमेगा के ऊपर कितने एक्सिस कितने हमारे पास रूट लाए करेंगे, ये हम यहाँ से पता करेंगे, ठीक है। आपका ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर नहीं हो सका इस क्वेश्चन से, मैं एक और करूँगा इसी तरह का, उसमें आपका कंसेप्ट बिल्कुल मैं क्लियरली कह रहा हूँ कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए आप इससे भी गुजारा कर सकते हैं। आप देखें हम इसका ये नंबर लाने के लिए क्या करेंगे, इससे जो ऊपर वाला ऑर्डर है S1 इसका आ रहा है 8 पोलिनोमियल आ गया, यानी कि इसकी पावर 1 है, 8 पोलिनोमियल है। तो इसमें हम देखें इसका फर्स्ट नंबर आपको पता क्या होगा, 12s है, क्योंकि ये इसकी ये इस तरह से हम लिखते होते हैं, इसकी जो पावर है उसके साथ आएगा 12s, इससे नेक्स्ट नंबर होगा 0s की पावर -1, यानी कि ये 8 नंबर्स रखेगा अपनी पावर्स के। तो ये इसका अगर आप डेरिवेटिव बच्चों लेते हो आपको इसका ये नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे क्या आता है तो वो भी 12 ही आने वाला है। देखो डेरिवेटिव अगर हम इस टर्म का लेते हैं तो 12 पीछे हटेगा और इस टर्म का जो डेरिवेटिव आएगा इसके लिहाज से आपने डेरिवेटिव लेना होता है। जब आप इसका डेरिवेटिव अप्लाई करते हो तो आपको नीचे वाला का नंबर मिल जाता होता है, ये आपको पता है। तो ये आ जाएगा सिर्फ 12, क्योंकि ds और ds कैंसिल हो जाएगा, 12 पीछे हट जाएगा, ये 12 आ जाएगा, यानी यहाँ पे ये नंबर 12 आने वाला है। तो इसका मतलब बच्चों एंटायर रो जीरो होती है जीरो के ऊपर जाके, जिससे नीचे हमने कुछ करना ही नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि करना क्या होता है। जो एंटायर रो आपको जीरो है ना, उससे ऊपर वाली इक्वेशन जो होती है वो आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। उस इक्वेशन से नीचे आपने देखना होता है यार, जहाँ पे यानी कि जिस इक्वेशन का आपने डेरिवेटिव लेके नीचे एंटायर रो जीरो जो हुई थी उसका आपने पोलिनोमियल निकाला, यानी कि उसकी एक वैल्यू निकाली, उस रो से नीचे आपका जितनी दफ़ा साइन चेंज होगा ना बच्चों,
लेट्स से कहते हैं कि 2 दफ़ा साइन चेंज हुआ नीचे, अगर हम चेक करते हैं। अब यहाँ पे तो एक दफ़ा भी नहीं हुआ, यहाँ पे एक दफ़ा साइन भी नहीं चेंज हुआ। इसका मतलब देखो रह कितने हमारे पास रूट्स गए थे, s की पावर 1 है, यानी कि एक रूट रह गया हुआ था जिसमें से एक मरतबा भी साइन चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब बच्चों जितनी दफ़ा साइन चेंज होगा ना, लेट्स से 2 दफ़ा आपका साइन नीचे चेंज होता है। लेट्स से ये मेरे पास आया होता 12, फिर नीचे कोई माइनस में एक दफ़ा आता, फिर प्लस में आता, यानी कि माइनस से प्लस, प्लस से माइनस हुआ, तो ये 2 दफ़ा चेंज हुआ। लिहाजा फिर क्या होता, 2 रूट्स आपके LHP पे लाई करते और 2 रूट्स ही RHP पे लाई करते, ठीक है। और बाकी जितने बचते वो आपके RHP पे लाई जे ओमेगा पे लाई करते। अब हमारे पास यहाँ पे जे ओमेगा पे ना सिर्फ एक रूट लाई कर रहा है, ठीक है। अब आड पोलिनोमियल्स में असल में ना हमारी ये जो स्पेसिफिकेशन है इसी वजह से ठीक हो जाती होती है, क्योंकि कभी कभार आड पोलिनोमियल में यही कंडीशन आ जाती होती है। अब देखो आड पोलिनोमियल हमारे लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन S1 है, इससे नीचे एक दफ़ा भी साइन चेंज नहीं हुआ, लिहाजा इसका मतलब है सिर्फ एक रूट जो था वही हमारा जे ओमेगा पे ही लाई कर रहा है, यानी कि जे ओमेगा पे सिर्फ एक रूट है। अब बाकी आपने देखना है जो रूट ऊपर है इससे, यानी इस इक्वेशन से ऊपर जितनी इक्वेशन हैं पीछे कितने रूट बचते हैं, इसकी पावर 8 है ना बच्चों, यानी कि टोटल 8 रूट थे जिनमें से 7 रूट हमारे, यानी कि यहाँ पे आपने देखा 7 रूट बच गए, एक रूट यहाँ पे जे ओमेगा पे। और ये आपको इक्वेशन से वैसे भी पता चलता था, देखो 84/s × s 7 + 5s 6, इसको अगर आप सॉल्व करो ना तो इसका यही मतलब होता है दोनों इक्वेशन को 0 के बराबर रखना, यानी कि बटे को 0 के बराबर रखना। तो इनके रूट्स निकाले तो एक में आ जाना था s = 0 और एक में आ जाना था ये इक्वेशन, एंटायर इक्वेशन = 0। तो देखो s = 0 का यही मतलब है कि सेंटर में, ओरिजिन में अपना पोल होना, यानी कि ओरिजिन मींस जे ओमेगा एक्सिस पे होना, तो वो वाला पोल ही ये आपको बता रहा है। यानी कि इस वक्त हमें ये पता चल गया जे ओमेगा के ऊपर सिर्फ हमारा एक पोल है, ठीक है। अब बात करते हैं RHP पे कितने हैं, LHP पे कितने हैं। इसके बाद बच्चों एक और क्वेश्चन आएगा, क्योंकि यार मुझे पता है आपका गुजारा नहीं हो सका, आपको कंसेप्ट नहीं मिल सका। मुझे लग रहा था पास्ट पेपर के इस क्वेश्चन से मिल जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन था ही ऐसा जिसमें शायद उस्ताद ने कंफ्यूज करने के लिए बच्चे को इस तरह का क्वेश्चन डाला हुआ था। अब जरा गौर करें, यहाँ पे अभी तक तो साइन चेंज नहीं होता, ई की वैल्यू मैंने आपको बोला पॉजिटिव रखनी है आपने, तो यहाँ पे भी साइन चेंज नहीं हुआ, ठीक है। पॉजिटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव, यानी वैल्यू पॉजिटिव ही चलती आ रही है। यहाँ पे भी पॉजिटिव है। अब यहाँ पे ई की वैल्यू आपने पुट करके देखना, आपको आंसर क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। आप चेक करके देख सकते हो। 12 माइनस, ये आपने पुट करके देख लेना ऐसे कैलकुलेटर में। 12, ये देखें 12 - 10 × ई की वैल्यू कितनी है, 0.005, ठीक है। और डिवाइड कर लेना आपने इसको 5 से, जो आपका यानी कि पूरी होल इक्वेशन है। क्या आता है आपके पास बच्चों, देखो 2.39, यानी पॉजिटिव नंबर आ रहा है, अभी भी चेंज नहीं हुआ। इससे नीचे जब हम जाते हैं, ये आपके पास अब ये इक्वेशन आ गई है, ठीक है। इसमें आपने ना ये जो इक्वेशन है इसमें आपने ज़रा चेक करना है, इसको होल को पुट करके, यानी 12 - 10 नहीं है, 5 आपने करके अभी अभी बच्चों देखा, तो क्या आपके पास नंबर आ रहा था, आंसर = 2.39 आ रहा था, ठीक है। यानी इसको सॉल्व करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। 2.39 इंटू ये वाली टर्म अभी लिखूंगा 10e, यानी कि 10 × 0.005, ठीक है बच्चों। ये आ गया -60, ठीक है। होल टर्म के बटे में, यार इसने तो उसी के बटे में लिख दिया। 1 मिनट बच्चों, थोड़ा सा टाइम, मुझे ना 2.39 को भी साइड पे रखना चाहिए। ये 2.39 मैंने साइड पे किया क्योंकि बच्चों ये देखो इस टर्म के बटे में भी ई है, तो वो मुझे पहले कैलकुलेशन करनी है। 0.005, ठीक है। ये मैंने अभी बस बच्चों ये टर्म निकाली है। ये -60 क्यों लिख दिया मैंने, माइनस में वैसे जवाब आने वाला बच्चों, इतना मुझे अंदाज़ा हो गया हुआ है। ये -12, तो ये देखो ये आता है -2390, ठीक है। ये आता है -2390, और इसको जब हम ज़रब देते हैं मल्टीप्लाई विद ये जो इसका आंसर आया था 2.39, इसके साथ जब ज़रब देते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है -5712.1। अब देखो बच्चे इसमें जब आप -60 और करोगे, ठीक है, -60 और करोगे तो -60 आपने किया, यानी कि आप इसकी टोटल कैलकुलेशन करके देख लो, ये मुझे माइनस में आंसर दे रहा है, माइनस में। यहाँ पे आपका एक दफ़ा साइन चेंज हुआ है, फिर ये पॉजिटिव हो गया, फिर ये पॉजिटिव रहा है। अब जरा गौर कीजिएगा, मैं आपको सारी यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाने लगूँ। आपने फर्स्ट कॉलम से तय करना होता है कितने आपके रूट्स RHP में है, कितने आपके LHP में है। जरा गौर करें, ये साइन ऐसे चलता आ रहा है, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, 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 पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी 2 दफ़ा चेंज हुआ है। जितनी दफ़ा आपका यानी कि साइन चेंज होता है उतने रूट्स आपके RHP में होते हैं। 2 आपके यहाँ पे चले गए, बाकी जितने बचे यानी कि सारे LHP में, जो कि 5 बचते हैं, आपके 5 रूट्स इस वक्त LHP में लाई करते हैं। और मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं था। अभी मैं आपको एक और क्वेश्चन यार इसका करवाऊँगा, ठीक है। तो वो होगा क्वेश्चन नंबर, इसका एग्जाम्पल नंबर होगी हमारी 6.8 है वो, ठीक है। मैं आपको वो करवा नहीं सका, मुझे यार लगा था शायद यही है, लेकिन वो डिफरेंट हो गई है थोड़ी, तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ दिली तौर से, ठीक है, दिली तौर से माजरत चाहता हूँ। तो आपको इससे भी काफ़ी कुछ वैसे सीखने को मिला, ठीक है, तो वो कंसेप्ट आपका उसमें क्लियर हो जाएगा।